एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी है फियर स्ट्रीट पार्ट नंबर 1 विच इज़ फियर स्ट्रीट 1994। इसके 2 पार्ट्स और भी हैं जो बहुत जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। ये मूवी एक हॉरर प्लस थ्रिलर मूवी है। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शॉपिंग मॉल देखते हैं। उस मॉल में एक रोज़ नाम की लड़की काम करती है और उसी मॉल में एक रायन नाम का लड़का काम करता है। रोज़ और रायन काफ़ी अच्छे दोस्त ही हैं। तभी उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे खुद ब खुद ही शेल्फ से बुक गिर जाती है। रोज़ जैसे वो किताब उठाती है तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी रोज़ पर चाकू से हमला कर देता है। रोज़ उधर से भागती हुई रेयान की तरफ जाती है पर उसे कहीं भी रेयान नहीं दिखता और फिर वो मॉल से बाहर भाग रही होती है कि तभी वो मास्क मैन रोज़ पर फिर से चाकू से हमला कर देता है। रोज़ ज़मीन पर जा गिरती है और इसी दौरान वो उसका मास्क उतार देती है और वो देखती है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि रायन ही होता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ पहुँच जाता है और वो रायन के सर में गोली मारता है और रायन मर जाता है। इसके बाद मूवी का इंट्रो आ जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सनी साइड में इस तरह के मर्डर्स पास्ट में भी होते रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोई सारा फेयर नाम की विश थी जिसे कई सालों पहले काला जादू करने की वजह से फांसी दे दी थी और ये सब उसका दिया हुआ शराब है। और दूसरी तरफ शेडी साइड के साथ एक और शहर है जिसका नाम सनीवेल है, जिसके लोग हर चीज़ में शेडी साइड से आगे हैं और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसके बाद इस मूवी की कहानी शिफ्ट होकर सीधा इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स पे आ जाती है, जहां हम देखते हैं एक डीना नाम की लड़की है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी डिप्रेस रहने लगती है। और ये है जोश, डीना का छोटा भाई, जो हमेशा किसी क्वीन ऑफ फेयर एंड डार्कनेस नाम की अननोन आईडी से ऑनलाइन शेडी साइड में हुए मर्डर्स के बारे में चैटिंग करता रहता है। डीना जोश से कहती है, तुम क्या हर वक्त कंप्यूटर में घुसे रहते हो? जोश कहता है, कल एक आदमी ने शॉपिंग मॉल में काफ़ी लोगों को मार दिया पर पुलिस कभी भी उसका पता नहीं कर पाएगी उसने ऐसा क्यों किया। जोश को ऐसी क्राइम वाली बातों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने शेडी साइड में हुए पास्ट में जितने भी मर्डर्स थे उन सब के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डीना स्कूल जाती है और वहाँ पे अपनी दोस्त केट और उसका भाई साइमन उनसे मिलती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि केट और साइमन ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। उसी दिन रात को एक फुटबॉल मैच का कंपटीशन होता है शेडी साइड और सनीवाल के कॉलेज के बीच में। डीना उस मैच में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर डीना की एक्स गर्लफ्रेंड सैम ने भी आना था, पर टीम की चेयरगर्ल होने की वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा। मैच से पहले सब लोग मिलकर शेडी साइड में हुए हादसे से मरने वाले लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। डीना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक लड़के के साथ देखती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद सैम वहां आ जाती है और डीना को कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। डीना कहती है हाँ पर मैं आ गई और फिर उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है अपने ब्रेकअप को। और इधर शेडी साइड और सनीवेल के स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। जब सब वापस जा रहे होते हैं डीना देखती है कि रास्ते में पीटर और उसके कुछ दोस्त अपनी कार में उनका पीछा कर रहे होते हैं। सैम भी उस कार में पीटर के साथ होती है। सैम पीटर को मना भी करती है कि ऐसा मत करो, पर पीटर एक लड़ाकू किस्म का लड़का होता है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और तभी पीटर बस के ऊपर शराब की बोतल फेंकता है। ये सब देख के डीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कलर से भरी हुई बकेट कार के ऊपर फेंकती है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार में मौजूद सभी लोगों को छोटी मोटी चोटें आती हैं। सैम गाड़ी से बाहर निकलती है और ज़मीन पर रेंगती हुई थोड़ा आगे जाती है। सैम के नाक से खून निकल रहा होता है और तभी उसका हाथ जिस पर खून लगा होता है वो ज़मीन पर जा लगता है और सैम को एकदम से कुछ अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं और वो एकदम से चौंक जाती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। और इतनी देर में ही डीना वहां आ जाती है। डीना काफ़ी गिल्टी होती है, उसकी वजह से सैम का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के दौरान सैम का खून डीना और साइमन के कपड़ों पे लग जाता है। कुछ देर में पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। इंस्पेक्टर निक डीना और बाकी सबसे पूछताछ करते हैं।
डीना कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। पीटर डीना को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कार टूट गई और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ अजीब फुसफुसाने की कुछ आवाजें आ रही होती। डीना सैम का हालचाल पूछने के लिए उसे हॉस्पिटल में कॉल करती है, पर उसकी मॉम उसको आगे से डांटते हुए कहती है कि तुम आज के बाद कभी मेरी बेटी को कॉल मत करना। रात को डीना के घर की डोरबेल बजती है। डीना जब डोर ओपन करती है वो एक मास्क पहने आदमी को अपने गार्डन में देखती है। डीना को लगता है कि वो पीटर है जो उससे मास्क पहनकर परेशान कर रहा है। डीना डोर बंद कर वापस अंदर चली जाती है। डीना केट को कॉल कर पीटर की इस हरकत के बारे में बताती है। कुछ देर बाद केट और साइमन देखते हैं कि उनके घर में वो मास्क मैन आ जाता है और साइमन की एक शर्ट को सूंघ रहा होता है जिस पर एक्सीडेंट के टाइम सैम का खून लग गया था। केट और साइमन उसी वक्त डीना के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि पीटर हमारे घर भी आया था और चाकू भी था उसके पास, आखिर वो क्या करने आया था वहाँ। डीना काफी गुस्से में होती है पीटर की इस हरकत से और वो बोलती है कि इसका जवाब तो सैम ही देगी, उसका पागल बॉयफ्रेंड यहाँ क्यों आया था। और सब सैम से मिलने के लिए हॉस्पिटल चल पड़ते हैं। डीना सैम को कहती है कि तुम्हारा वो पागल बॉयफ्रेंड क्या चाहता है, उसने मुझे कल रात मारने की धमकी दी और आज रात वो मेरे और केट के। सैम कहती है नहीं, पीटर तो आज रात यहाँ मेरे साथ हॉस्पिटल में ही था और इतनी देर में पीटर भी वहाँ आ जाता है। सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर किलर आ जाता है। वो पीटर के पेट में चाकू मारता है, पीटर वहीं उसी वक्त मर जाता है। ये सब देख के डीना और सैम वहाँ से भागते हैं और अपने बाकी दोस्तों को भी भागने के लिए कहते हैं। डीना और सैम एक जगह पर छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि उधर हॉस्पिटल के और स्टाफ के लोगों को भी उस किलर ने मार दिया होता है। किलर उन पर हमला कर देता है और इसी बीच किलर का मास्क उतर जाता है, जहां पर डीना देखती है कि ये तो वही आदमी है जिसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काफी लोगों को मारा था और खुद भी मर गया था। वो सब उधर से एम्बुलेंस में भागकर पुलिस के पास जाते हैं और डीना इंस्पेक्टर निक को कहती है कि मैंने किलर का चेहरा देखा और वो रायन ही था। इंस्पेक्टर कहता है कि रायन मर चुका है, उसे मैंने खुद मारा था। इंस्पेक्टर उसकी बात का विश्वास नहीं करता। फिर हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में कॉल आती है कि वहाँ कोई वारदात हुई है। इंस्पेक्टर निक हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और इधर डीना पुलिस की गन चुरा लेती है। साइमन को पुलिस स्टेशन के पास एक अकेली लड़की दिखती है जो एक गाना गा रही होती है। उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए और तभी वो लड़की उसकी टांग पर चाकू से हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है और तभी डीना और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। डीना उस लड़की को गोली मारती है और वो देखते हैं कि वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। ये सब देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं और उधर से भाग जाते हैं। सब काफी डरे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। साइमन कहता है कि उस चुड़ैल लड़की ने मुझ पर अचानक से रेजर ब्लेड से हमला कर दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी कलाई काट रही हो। ये सुनकर जोश कहता है कि वो कोई गाना भी गा रही थी। साइमन कहता है हाँ, वो कोई गाना गा रही थी, पर तुझे कैसे पता ये सब। तब जोश अपने रूम में लगी पुरानी न्यूज़पेपर की एक फोटो दिखाता है और कहता है ये रूबी लेन है जिसने तुम पर हमला किया। उसने गाना गाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को मारा, अपने फ्रेंड्स को मारा और फिर खुद को मार डाला कलाई काट कर। जोश सबको बताता है कि रूबी लेन शेडीसाइड की किलर्स में से एक है, जैसे कि स्कल मास्क मैन। वो बताता है 1978 में एक मास्क पहने हुए पागल ने 14 बच्चों को मार दिया था। 1950 में हैरी हुकर एक दूध वाले ने बहुत सारी हाउसवाइफ्स को काट डाला। 1985 हम्प्टी डम्प्टी किलर, 1922 बिली बग्स और भी ऐसे कई किलर्स रह चुके हैं शेडीसाइड्स में। शेडीसाइड में ये सब बार बार होता है, नॉर्मल लोग पागल हो जाते हैं। जोश कहता है ये सब जानबूझ के किलर्स नहीं बने। वो एक और फोटो दिखाता है, बोलता है ये है सारा फियर जो शेडीसाइड्स को किलर बना रही है। बाकी सब बोलते हैं तुम सचमुच में इन बातों को मानते हो, ये जरूर बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाई होंगी। जोश बोलता है ये सब सच। 1666 में सारा फियर को काले जादू के लिए फांसी दे दी गई थी और फांसी लगने के बाद से ही वो लोगों को वश में करने लगी इस शहर से बदला लेने के लिए। और फिर साइमन बचपन की एक फेमस राइम सुनाता है, डायन का था कुछ ऐसा हाल, आखिरी सांस में चली उसने चाल, अपना मनहूस हाथ काट कर रख दिया उसने हमारी जमीन को बांट कर। वो दूर कब्र से उठकर आती है और भले इंसान को अपना गुलाम बनाती है। जोश कहता है हाँ बिल्कुल यही है और ऐसा ही हमारे साथ हो भी रहा है। केट कहती है अब हम क्या करेंगे, सारा फियर तो मर चुकी है और अब उसके 2 किलर्स हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं।
तभी सैम कहती है कि मैंने उसे देखा, सारा फियर को मैंने उस जगह एक्सीडेंट की जगह देखा था। वो सब उसी जगह पर जाते हैं जहां कार एक्सीडेंट हुआ था। वहां उन्हें कुछ चेन्स जमीन में दबी हुई मिलती हैं। वो उन चेन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी सारा फियर का कंकाल भी सामने आ जाता है। उस कंकाल पर एक लॉक लगा होता है जिस पर फियर लिखा होता है। तब सबको विश्वास हो जाता है कि उन्होंने गलती से सारा फियर की कब्र को खराब कर दिया है, इसलिए उसने अपने किलर्स को उनके पीछे लगाया हुआ है। साइमन बोलता है कि अगर हम वापस से सारा फियर की कब्र को ठीक बना देते हैं तो शायद उसका गुस्सा खत्म हो जाए। जोश रास्ते की तरफ पहरा दे रहा होता है और बाकी सब सारा फियर के कंकाल को सही से वापस कब्र में डाल रहे होते हैं। सैम की नाक से फिर से खून आने लगता है और वो उसके हाथ से सारा फियर की कब्र पे लग जाता है। सारा फियर सैम को फिर से दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि वो तुम हो। और ये सब देखकर सैम काफी डर जाती है और तभी जोश के सामने से एक नया किलर भागता हुआ सैम को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। डीना सैम को बचा लेती है और वो सब वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। साइमन कहता है कि अब हम क्या करेंगे, वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, हम सबको मार देगी। तब सैम बोलती है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि सिर्फ मुझे मारना चाहती है। जोश एक प्लान बनाता है उन सब किलर्स को खत्म करने के लिए। सबसे पहले तो वो सब साफ कपड़े पहनते हैं। वो सब वॉशरूम में एक ट्रैप बनाते हैं जहाँ पर फ्लोर के ऊपर सैम के खून को फैला देते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों किलर्स वहाँ आ जाते हैं और सीधा वॉशरूम की तरफ जाते हैं। जैसे किलर्स वॉशरूम के अंदर जाते हैं, केट बाहर से डोर को बंद कर देती है और वहाँ पे तेल छिड़क के वो आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसमें उन सब किलर्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। आग बुझने पे वो देखते हैं कि वो चिथड़े एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और एक एक करके सारे किलर्स वापस जिंदा होने लगते हैं। किलर्स को जिंदा होते देख सब भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ पे केट बोलती है कि हम सब मर जाएंगे, इसलिए उनको जो चाहिए वो दे दो। केट कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना तो हमें सैम को उन्हें देना होगा, वो इसे मार देंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे, हम उनका सामना नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। डीना केट की इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होती। वो कहती है कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा। और फिर सैम कहती है कि केट सही कह रही है, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी भी खतरे में है। सैम सबकी जिंदगी बचाने के लिए खुद ही रूम से बाहर चली जाती है। और तभी जोश की नज़र अपने रिसर्च की एक पेपर कटिंग पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि 1978 के हादसे में एक सी बर्मन नाम की लड़की बच गई थी और उसका कहना था कि उसने विच को देखा था। इधर नाइट किंग किलर सैम को मारने आ ही रहा होता है कि सब उसे दरवाज़ा खोल के अंदर खींच लेते हैं। जोश कहता है कि अब हमें सी बर्मन ही बचा सकती है। वो लोग वहाँ फोन डिक्शनरी में उसका नंबर ढूंढते हैं और उन्हें नंबर मिल जाता है। वो उससे कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो कैसे बची, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता और उनका मैसेज जो होता है वो मेल बॉक्स में चला जाता है। तभी सैम की नजर आर्टिकल पे लिखी हुई एक लाइन पे जाता है जिस पे लिखा होता है कि सी बर्मन कुछ समय के लिए मर गई थी, उसको CPR देके वापस जिंदा किया गया था। दरअसल सी बर्मन की धड़कनें कुछ समय के लिए रुक गई थी जिससे विच को लगा कि वो मर गई और इसलिए विच ने उसका पीछा छोड़ दिया, पर CPR देके उसको बचा लिया गया था। तब डीना सैम को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सब मॉल जाते हैं। साइमन उन्हें बताता है कि उसका एक दोस्त था जिसने एक बार कुछ ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया था और 2 मिनट के लिए उसकी सांसें रुक गई थी। सबको लगा कि वो मर गया, पर हमने उसे एक ड्रग दी तो वो वापस जिंदा हो गया और यही ड्रग आज हम सैम को देंगे जिससे तुम्हारी कुछ समय के लिए सांसें बंद हो जाएंगी और बाद में हम तुम्हें वापस जिंदा कर लेंगे। डीना सैम को मेडिसिन्स देती है और तभी मास्कमैन वहां आ जाता है और वो डीना पे हमला करने लगता है, पर केट आके उसे बचा लेती है। पर केट खुद को नहीं बचा पाती। मास्कमैन केट को एक कटिंग मशीन में उसका सर डालकर उसको मार देता है और इसी दौरान साइमन की भी मौत हो जाती है। और अब वो किलर्स जॉश, डीना और सैम को मारने के लिए उनकी तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सैम की सांसें रुक जाती हैं और वो मर जाती है। सैम की सांसें रुकते ही वो तीनों किलर्स खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। डीना सैम को एड्रेनलिन के इंजेक्शंस इंजेक्ट करती है और CPR देती है और उसे फिर कुछ देर में होश आ जाता है। इसके बाद डीना, सैम और जोश तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं जहां पे इंस्पेक्टर निक उनसे उनका बयान लेते हैं और ये तीनों कुछ एक सा ही बयान देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सैम और डीना वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अब इन तीनों की लाइफ पहले जैसी नॉर्मल चल रही हो। डीना के लैंडलाइन पर किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाने पे पता चलता है कि वो सी बर्मन की कॉल है।
डीना कहती है कॉल करने के लिए थैंक्स, पर अब वो सब खत्म हो गया है और हम सब ठीक हैं। सीबरमन कहती है ये सब कभी खत्म नहीं होता। वो डायन अपना बदला लेती है और तभी सैम डीना के पेट में चाकू मारती है। सैम विच के द्वारा पोसेस्ड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एक स्टोन वॉल दिखाई है जिसपे सभी किलर्स के नाम कार्व किए होते हैं और सैम का नाम खुद ही कार्व हो जाता है। और यहाँ पे फियर स्ट्रीट के फर्स्ट पार्ट का एंड हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि जोश और डीना सीबरमन से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। सीबरमन उसको बताती है कि 1978 में विच की वजह से उसकी बहन की डेथ हो गई थी। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में दिखाई है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।